चलो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये देखिए थोड़ा सा ये फिगर, ये ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, ई का मतलब क्या हुआ आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जिनके पास में हमारा लार्ज फोकस और क्या होती है अपर्चर होती है, जबकि आईपीस के पास में क्या होती है स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकस होती है। जस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या हुआ उल्टा हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया। और इस टेलीस्कोप का यूजेस जो हम लोग का हेवनली बॉडी है, जैसे कि कोई प्लैनेट हो गया या कोई स्टार हो गया, उसको अर्थ से हम क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी, ये हमारा कोई हेवनली क्या है बॉडी है, जिधर से हमारा पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या हो रही है फॉल हो रही है। ठीक, ये जहां पे दोनों रे कटा वहां पे इस बॉडी का क्या बना इमेज बना ए डैश और बी डैश। अब ये इमेज बना तो इस लेंस के लिए आईपीस लेंस के लिए ये इमेज क्या काम किया ऑब्जेक्ट का काम किया, और इसको फिर से मैग्नीफाइड करके ए डबल डैश बी डबल डैश एक फाइनल इमेज बनाया, जो कितना दूरी पे बनती है 25 सेंटीमीटर के अंदर। समझ में आ गया। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनती है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक क्या मिलता है एंगल, जिसका नाम हमने क्या दिया अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी क्या होगा आपका अल्फा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होती है। उसी तरह से यहाँ पे एक एंगल मिला जिसका नाम हमने क्या दिया बीटा दिया, और जो इसका मैग्निफिकेशन पावर है वो भी अल्फा और किस पे डिपेंड करेगा बीटा पे डिपेंड करेगा। ओ से ए डैश को हमने क्या मान लिया F0। उसी तरह से ए डैश से ई, ए डैश से ई क्या हो गया UE। U किसके लिए प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस लेंस के लिए ये क्या है ऑब्जेक्ट ही तो है। समझ में आ गया ना। E फॉर आईपीस लेंस, U फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन इस लेंस के लिए ये क्या है इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये क्या है इमेज है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which are used to observe heavenly body like star, planet, etc. इसका यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि कोई स्टार हो गया, कोई प्लैनेट हो गया या कोई सैटेलाइट हो गया, ये सबको ऑब्जर्व करने के लिए इस टेलीस्कोप का यूजेस किया जाता है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए। ये ओ फॉर क्या हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके पास में क्या होती है लार्ज फोकस और लार्ज अपर्चर होती है। अपर्चर का मतलब जितना एरिया से वो रे ऑफ लाइट को पास करा सके। अपर्चर का मतलब होता है दरवाजा। समझ में आ गया। क्यों, वो दरवाजा है, किसका दरवाजा लाइट को पास कराने का दरवाजा। उसी तरह से ई क्या हुआ यहाँ पे आईपीस लेंस हुआ, जिसके पास में स्मॉल फोकस एंड अपर्चर होती है। इसका जो फोकस है वो छोटा होता है, अपर्चर भी क्या होता है छोटा होता है। ठीक है। एक बार यहाँ पे समझिए कि मान के चलिए यहां से हमारा 1000 रे पास किया, ठीक है। अब वो 1000 रे को फिर छोटा दरवाजा में क्या कर रहा है पास कर रहा है, मतलब आपका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा बढ़ेगा। अगर छोटा दरवाजा से पास कराते हम रे को और बड़ा लेंस में पास कराते तो उसका ब्राइटनेस क्या हो जाता कम हो जाता, जैसी कम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलती है। ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है वो। इतनी सी बात समझ में आया तो आप इसका मैग्नीफाइंग पावर लिख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होगा एंगल subtended by the angle subtended by the image at the eye by angle subtended by the
ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। आया समझ में मैग्निफिकेशन पावर इसका? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। देखिए ये हम लोग का आई है, ये क्या है? आई है। ये कहां पे डिपेंड किया? बीटा पे। इमेज बीटा नहीं तो, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट कहां पे डिपेंड किया? अल्फा पे। ये देखिए इधर से रे हमारा फॉलो है, अल्फा पे डिपेंड किया। इसका ये मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन पावर क्या है? m इक्वल टू, इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? बीटा, और इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? अल्फा। अल्फा हो गया। एज बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स। अगर अल्फा और बीटा हमारा क्या है? स्मॉल एंगल है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा। हो गया। तब m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताइए? बीटा के बदले में क्या लिखेंगे? tan बीटा बाई tan अल्फा। हो गया। चलिए गौर कीजिए, वहां पे कहां कहां पे है? बीटा कहां पे है? ए डैश बी डैश ई है। एंगल ए डैश ई बी डैश इक्वल टू बीटा, एंड एंगल बोलिए दूसरा ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू अल्फा। दिखाई दिया? ए डैश ओ बी डैश क्या है? अल्फा। हो गया। देयरफॉर tan बीटा हमारा कहां पे बना हुआ है? ए डैश बी डैश ई। ये ट्राइंगल है या नहीं है? तो tan थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो p बाई b। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कोण ए डैश बी डैश बाई बेस ए डैश ई। उसी तरह से tan अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा देखिए ट्राइंगल हमारा ए डैश बी डैश ओ। जल्दी बोलिए इसका ए डैश बी डैश बाई ए डैश ओ। समझ में आया? डाउट है कहीं पे? तब m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? बोलिए m इक्वल टू, आपके पास में क्या था? tan बीटा। तो tan बीटा का वैल्यू क्या है? ए डैश बी डैश बाई ए डैश ई बाई tan अल्फा का वैल्यू ए डैश बी डैश बाई ए डैश ओ। यहां से ए डैश बी डैश दोनों में इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। होगा ना? यहां से ये क्या हो गया? कैंसिल। तब आपको m इक्वल टू क्या मिला? ए डैश ओ बाई ए डैश ई, ये मिलेगा। हो गया। हियर ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है? एफ ओ। समझ में आ गया? जिस डायरेक्शन से हमारा लाइट फॉल हुआ उसी डायरेक्शन पे हमारा है, ओ से ए डैश
मतलब ये किस में आने वाला है, पॉजिटिव में आएगा। दूसरा आपके पास में क्या है, ए डैश ई, ए डैश ई आप इधर से मेजर करेंगे, क्या है यू ई, किसमें आने वाला है, ये माइनस में आने वाला है। मतलब मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू ए डैश ओ के बदले में आप क्या लिखेंगे, एफ ओ बाई ए डैश ई के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस यू ई। ये आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर मिलता है। इसका कुछ कंडीशन समझिएगा। कंडीशन फर्स्ट, चलिए कंडीशन फर्स्ट, अगर आपका फाइनल इमेज कहां पे बने, डी के अंदर बने, कहां पे बने, डी के अंदर, तो यहां पे आपका भी किसके बराबर, बोलिए भी किसके बराबर हो जाएगा, भी किसके बराबर, डी के बराबर। भी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। मतलब ये आपका इमेज है, यहां से लेकर इसका दूरी भी है, वो किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। ठीक, लेकिन अब गौर कीजिए, आप किधर से मेजर कर रहे हैं, ई से इधर मेजर कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन से हमारा लाइट फॉल हुआ उसका अपोजिट डायरेक्शन पे मेजर किए, मतलब भी क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। U किसके बराबर, माइनस यू ई के बराबर लिखा हुआ है, हो गया। और F किसके बराबर, एफ ई के बराबर। आईपीस लेंस के लिए E फॉर आईपीस, F फॉर फोकस, ठीक है, क्योंकि आप यहीं से देख रहे हैं ना, आईपीस से देख रहे हैं। आपको लेंस फार्मूला याद होगा, बोलिए लेंस फार्मूला फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। हो गया, वैल्यू पुट कीजिए। चलिए 1 बाई क्या है, माइनस डी, फिर माइनस और ये माइनस प्लस 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। हो गया, और 1 बाई यू ई इक्वल टू, ये देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। समझ में आया, ये क्या है, माइनस में है, अब इसको इधर लेके गए तो माइनस में क्या हो गया, प्लस, हो गया। और 1 बाई यू ई इक्वल टू क्या मिला आपको, 1 बाई एफ ई का वैल्यू है हमारा, ये दोनों का वैल्यू है, हाँ 1 बाई डी का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू है, ये 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी का वैल्यू, 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। लेंथ ऑफ ट्यूब, इसी का लेंथ ऑफ ट्यूब क्या लिखेंगे, L किसके बराबर होता है, यहाँ पे FO प्लस UE, देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, दिखाई दिया। इस लेंस का ट्यूब कितना बड़ा होगा, यहाँ पे एक टर्मिनल पे ये लगा होगा, एक टर्मिनल पे ये लगा होगा, तो यहाँ से इसका दूरी कितना, FO, और यहाँ से इसका दूरी कितना, UE। तो L किसके बराबर,
FO प्लस UE के बराबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब, रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन पावर कितना चाहिए? जल्दी बोलिए। रिलैक्स्ड आई के लिए FO बाई FE इतना चाहिए। हाँ, ये एक माइनस में आएगा ना हमारा, माइनस ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, बात बराबर है। ये क्यों हुआ पता चला? ये इसलिए हुआ UE इक्वल टू FE। ये देखिए, रिलैक्स्ड आई मतलब कि आपका जब आप ऑब्जेक्ट को देखें तो आपका आंख को तकलीफ ना हो, उसके लिए कैसा इमेज बनना चाहिए? उसका मैग्निफिकेशन माइनस FO बाई FE। इसको गौर कीजिए, M इक्वल टू क्या मिला? FO बाई माइनस UE। लेकिन UE अभी किसके बराबर? FE के बराबर। तो यही फॉर्मूला वहां पे बदला। अब तो समझ में आया? डाउट है कहीं पे? चलिए, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसको पहले समझेंगे। ये हमारा हेवनली बॉडी है, क्या? A और B। यहां से पैरेलल पाथ में रे ऑफ लाइट एक रिफ्रैक्टिंग मिरर पे फॉल हो रही है। समझ में आ गया? अब जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो वहां पे हम लोग को कहीं कहीं पे एब्रेशन की सामना करना पड़ता है। एब्रेशन का मतलब समझ में आता है कि आपको जो पिक्चर बनेगी वो पिक्चर फटा फटा हुआ धुंधला दिखाई देता है। समझ में आ गया? लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसका कर्व को, मिरर में तो एक हमारा पार्टिकुलर कर्व होता है, लेकिन इसमें कर्व को आप जैसे पैराबोलिक शेप दे दें। पैराबोलिक का मतलब समझ में आता है कि उसको दोनों टर्मिनल पोजीशन पर थोड़ा सा दबा दें, तो इससे होने वाली टोटल जो रे है वो टोटल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये रे हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। इस डायरेक्शन पे यहां पर भी क्या लगा हुआ है? एक मिरर लगा हुआ है, और ये मिरर 45 डिग्री पे क्या हुआ है? इंक्लाइन किया हुआ है। जब ये रे इस मिरर से टकराती है तो इस तरह से किधर आती है? हमारा आईपीस स्कोर आती है, जहां से हम क्या करेंगे? इस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। ये दोनों रे जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, काटती है, वहां पे उस हेवनली बॉडी का पहला इमेज बनता है, जिसका नाम क्या है? A डैश और B डैश। अब जब आप इस आंख से देखते हैं तो इसी A डैश और B डैश का इन लार्ज इमेज यहां पे बनता है। कहां पे? A डबल डैश और B डबल डैश। समझ में आ गया? इसका एडवांटेज क्या है कि आपने जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज कर रहे थे उसकी अपेक्षा में ये सस्ता है। क्या है? सस्ता है। जबकि आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है? महंगा होती है। दूसरी चीज, इसको आप इजी टू कैरी, कहीं पर भी आसानी से ले आ जा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? एक एक खंड में है। ठीक, सिर्फ आप इसको एंगल लेके क्या करना है? वहां पे फिक्स करना है। उसमें क्या था? लेंस लगा हुआ था, इसलिए आप पार्टिकुलर्स रे ऑफ लाइट को कलेक्ट कर पाते थे, जिससे उससे इमेज जो फॉर्म होता था उसमें हमको क्या दिखाई देता था? एब्रेशन दिखाई देता था। आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए उतना बड़ा आप किसको? मिरर को बड़ा कर दीजिए। ये कर्व मिरर को बड़ा कर दीजिए। जितना बड़ा कीजिएगा उतना आपका लाइट को क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा, और जितना लाइट कलेक्ट करेगा उतना आपका जो इमेज बनेगा वो ब्राइट बनेगा और क्लियर बनेगा। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, देखिए, टू ऑब्टेन ए ब्राइट इमेज, हमको क्या करने के लिए? एकदम ब्राइट इमेज प्राप्त करने के लिए, ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर का कोई वस्तु का एकदम चमकीला ब्राइट ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? बाय नियर ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इट इज मॉनिटरी टू हैव लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें जो मिरर लगा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से कहीं ज्यादा एपर्चर इसका होता है। समझ में आ गया?
क्या होता है, इसमें ज्यादा एपर्चर होता है। आपको फिर कम लग रहा है तो इस मिरर को क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। सो दैट, इसलिए इट्स में कलेक्ट इनफ लाइट, और इस तरह से ये बहुत ज्यादा लाइट को क्या कर पाता है, कलेक्ट कर पाता है, और हमको क्या दे देता है, एक ब्राइट इमेज दे देता है। समझ में आ गया। तब इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन मतलब m, इसका मैग्निफिकेशन होगा आपका FO बाई FE। क्या होगा, FO बाई FE, FE माइनस में, यहां पे FO क्या है, यहां पे क्या है FO, ये कौन बनाता है, कनकेव मिरर। यहाँ पे लेंस लगा नहीं हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिरर, इसीलिए इसका नाम M1 दिए हैं, ये भी मिरर है, इसका नाम M2 दिए हैं। ठीक, FE क्या है आपका, आईपीस, ये दिखाई दे रहा है आपको, बस वही, और इन्हीं के दोनों के बीच में हमारा क्या बनता है, मैग्निफिकेशन पावर बनता है। लिख लिए, थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे। द मॉडर्न यानी कि आधुनिक, जो आजकल हम यूज करते हैं, द मॉडर्न रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हैज क्रोमा पैराबोलिक मिरर। हमने बताया था ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता होगा, पैराबोलिक इस तरह से, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, पैराबोलिक। तो जो इस टेलीस्कोप पे लगा होता है जो मिरर, वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ना कि कर्व शेप का होता है। ये लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, क्रोमा पैराबोलिक मिरर, which is free from spherical aberration। जो स्फेरिकल में जो एब्रेशन की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम इसमें हमारा देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया। जो स्फेरिकल मिरर में एब्रेशन देखने का जो प्रॉब्लम हमको क्रिएट होता था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। किसमें क्रिएट नहीं होगा, क्रोमा पैराबोलिक शेप मिरर पे, ठीक, इसीलिए इसका यूजेस किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसका एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एडवांटेज, इसका पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें हमको ब्राइट इमेज मिलती ही है। क्या मिलती है, ब्राइट इमेज, ब्राइट इमेज। हो गया। इसका दूसरा एडवांटेज है नो क्रोमेटिक एबरेशन। इसमें हमको कहीं पर भी एबरेशन नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया। एबरेशन का मतलब समझ पाते हैं तुम लोग। कोई पिक्चर क्लिक करो और उसको बहुत बड़ा क्या कर दो, जूम कर दो, तो देखिए कि वो फटाफटा नजर आता है, उसी को कहते हैं एबरेशन। ठीक, तो इसमें कोई भी हमारा क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता है। किसमें, इस टेलीस्कोप में जब इमेज बनता है तब। तीसरा एडवांटेज, लार्ज, क्या बना देता है ये, लार्ज इमेज। क्या बनाता है, लार्ज इमेज, बहुत बड़ा इमेज भी बना देता है। और इसका फोर्थ एडवांटेज, हाई रेजोल्यूशन,
इसका जो रेजुलेशन कैपेसिटी है वो क्या होता है, हाई होता है। आप कितना बड़ा कर दें वहां का इमेज आपका एब्रेशन नहीं होगा। जबकि आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ये क्या है, बहुत ही सस्ता है। हो गया। और एक लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 5 नंबर, इजी टू कैरी, ले जाने आने में भी बहुत सुविधा, इजी टू कैरी। समझ में आ गया। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।